कल जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस मिलकर बनता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का जो मास है वो बराबर होना चाहिए जो उसके अंदर प्रोटॉन हैं और जो न्यूट्रॉन हैं उनके मास को जमा करके न्यूक्लियस का मास आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मास ऑफ न्यूक्लियस हमेशा मास ऑफ न्यूक्लियॉन से कम होता है। दूसरे लफ्ज़ों में न्यूक्लियस का जो मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिनसे मिलकर न्यूक्लियस बना है उससे कम होता है। आम हालत में ये होता है कि किसी चीज़ का मजमुआ उसके पार्ट्स के बराबर होता है, लेकिन न्यूक्लियस की सूरत में ये बात दुरुस्त नहीं है। एक्चुअली जब न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियॉन्स के मास का कुछ हिस्सा न्यूक्लियस को बनाने के लिए एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो मास था आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन के मुताबिक E=mc² के मुताबिक मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में न्यूक्लियस का जो मास है वो कम निकलेगा बनिस्बत प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास से जिनसे मिलकर न्यूक्लियस बना है। मास में इस कमी को हम मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट कहते हैं, डेल्टा एम से ज़ाहिर करते हैं। इक्वेशन आपके सामने है ZmP + A - ZmN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। Z से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन है, MP से मुराद मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, A - Z इससे मुराद N भी हो सकता है यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Mn से मुराद मास ऑफ न्यूट्रॉन, सिंगल न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूक्लियस से मुराद जो न्यूक्लियस हम जिसका मास डिफेक्ट निकालने जा रहे हैं। मसलन मेरे पास हीलियम है। हीलियम के न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है वो होता है 4.0028 कैपिटल U। यूनिफाइड मास कह लें या एटॉमिक मास यूनिट कह लें, एक ही बात है। हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन हैं। सिंगल प्रोटॉन का जो मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में वो होता है 1.007276 और न्यूट्रॉन का 1.008665 यूनिफाइड मास कह लें या एटॉमिक मास यूनिट कह लें। तो जब मैं डेल्टा एम निकालता हूँ, मास डिफेक्ट निकालता हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 0.03034। आगे हम इसकी कैलकुलेशन भी करके देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी में। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की गई पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? हम देखते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है किसी भी न्यूक्लियस का वो उसके मास नंबर से थोड़ा सा बड़ा होता है। डिफरेंस इज मास ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम मास नंबर पर यूनिट मास नंबर इज़ कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। मसलन हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 4.0028 और मास नंबर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2He4 में वो कितना है 4। अगर ये फ्रैक्शन निकाली जाए तो पता ये चलता है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो लाइट और हैवी एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा होती है और मिडल रेंज एलिमेंट के लिए कम होती है। मिडल रेंज एलिमेंट में अगर हम देखें आयरन की सबसे कम है, तो याद रखें पैकिंग फ्रैक्शन जितनी कम होगी एलिमेंट उतना ही स्टेबल होगा। दूसरे लफ्ज़ों में पैकिंग फ्रैक्शन की कमी स्टेबिलिटी की निशानी है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होता है। सवाल ये पैदा होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स से यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, तो जहन में एक सवाल पैदा होता है कि वो मास गया कहाँ। उस सवाल का जवाब ये है कि वो मास किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी की फॉर्म में। उस एनर्जी को जो न्यूक्लियस को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी की 2 तरह से डेफिनेशन की जाती है। वो एनर्जी जो किसी न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए चाहिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स, या उल्ट करके अगर हम देखें दूसरे तरीके से यूँ भी कहा जा सकता है वो एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स को मिलाकर न्यूक्लियस बनाने के लिए चाहिए उसे क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी जो है
वो मास डिफेक्ट की मदद से निकाली जाती है। डेल्टा एम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम की जो हमने मास डिफेक्ट की कैलकुलेशन की वो आया था 0.03034 एटॉमिक मास यूनिट, कैपिटल यू कह लें या AMU कह लें, एक ही बात है। पहले हम इसको डेल्टा एम को किलोग्राम में लेके जाएंगे। याद रखें, एक AMU 1.66 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद C स्क्वायर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर लें। आंसर जो आ रहा है जूल्स में आ रहा है। हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 2.82। मैं इशारिये को एक हिंसे और आगे लेके जाता हूँ तो मेरे पास बचता है 28.2 क्रॉस 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 को मेगा कहते हैं, तो ये आ गया 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद है ये बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम के लिए। फिर हमने पढ़ना है बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम के अंदर मास नंबर 4 है, 4 पे डिवाइड करें तो 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन आ रही है। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में से सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन है वो किसकी है? आयरन की। और आयरन का मास नंबर कितना है? 58। इसी तरीके से जो यूरेनियम 238 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लें कि बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो एलिमेंट उतना ही स्टेबल होगा। ग्राफ में हम देख रहे हैं आयरन जो पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है, उसकी रीज़न ये है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या जिसे मैं बाइंडिंग एनर्जी फ्रैक्शन कह रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा है, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट एलिमेंट की और हैवी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी बनिस्बत आयरन के कम होती है। यूरेनियम की सूरत में 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो याद रहे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा किसकी है? आयरन की। तो पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन है? आयरन है। यहाँ पे मज़ीद क्लियर हो रहा है, आयरन का मास नंबर 58 है। तो 58 से पीछे वाले और 58 के बाद वाले यानी कि लाइट एलिमेंट और हैवी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? कम होती है। और मिडिल रेंज की क्या होती है? ज़्यादा। तो जिसकी जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो एलिमेंट उतना ही स्टेबल होगा। हमने देखा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसकी है? आयरन की। आयरन इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो याद रहे कि लाइट एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहते हैं, वो जुड़ कर बड़ा बनते हैं, तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे। और इस तरीके से हैवी एलिमेंट भी स्टेबिलिटी के लिए आयरन की तरफ आने के लिए, आयरन वाली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हासिल करने के लिए वो अपने आप को तोड़ते हैं। वो जिस प्रोसेस को अपनाते हैं उसे फिशन कहते हैं।